हमने पहले बैलेंस शीट और एसोसिएट बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के सेशन किए हैं। हमने पहले किया है बैलेंस शीट, इसके 2 सेशन किए हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट, इसका 1 सेशन किया है। अब करने लगे हैं एसोसिएट, इसका भी 1 सेशन होगा। तो हमारी ये रिवीजन हो जाएगी कंप्लीट, जो कि क्विक रिवीजन, जिसको फास्ट रिवीजन कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें पता है, हमने इसको पढ़ा है IFRS 9 में, ये हमने पढ़ा है जो बैलेंस शीट और नहीं, ये वाला बैलेंस शीट और एसोसिएट इनकम स्टेटमेंट को जो हमने कंसोलिडेट किया है। अब उसमें यही एरिया जो दरमियान वाला है ये रह गया था, जो आज हम करने लगे हैं एसोसिएट की अकाउंटिंग। इनके ऊपर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई बंदा म्यूट है तो बता दे। 1 सेकंड, मैं भी जरा 1-2 ग्रुप में मैसेज कर लूं। चलिए आगे चलते हैं। जब हमने ये परसेंटेजेस की बात की, हमने अकाउंटिंग की भी बात की, हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये हम करने लगे। इक्विटी अकाउंटिंग करेंगे हम एसोसिएट की अकाउंटिंग में। ये हमें पता है कि हमारे पास एक पेरेंट है, एक सब्सिडी है। पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर करना होता है। अब हमने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पकड़ना है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पकड़ना है, दोनों को क्लब करके बनानी है कंसोलिडेशन। दोनों को क्लब करके क्या बनानी है? कंसोलिडेशन। जितने स्टेटमेंट्स हैं वो सारी हम कंसोलिडेट कर देंगे, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, कैश फ्लो हो। तो हमारे जो सिलेबस में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। अब इस कंसोलिडेशन में हमने एसोसिएट को फिट करना है, यानी कि लेट्स से कि मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं या मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो यहाँ पे एसोसिएट में क्या क्या चेंज होगा? 2 हेड्स। एसोसिएट की टोटल अकाउंटिंग डिपेंड करेगी 2 हेड्स के ऊपर, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट जाएगा बैलेंस शीट में, ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। यानी कि जो हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, अगर पेरेंट सब्सिडी के साथ एसोसिएट आती है तो इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में 2 हेड्स का इजाफा होगा। एक है इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट जो कि बैलेंस शीट में आ जाएगी, एक है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एसोसिएट जो कि इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगी। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम इस हेड को लिख रहे हैं। जी, अब लेट्स से कि कोई चीज मैं एसोसिएट के साथ करता हूँ 100 रुपए की, तो जो मेरी रेलेवेंट परसेंटेज है मैंने उसको इससे अप्लाई करके अपनी अमाउंट लिखनी है जो मेरी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट। अगर वहां से 100 रुपए इनकम है टोटल एसोसिएट की कंपनी की, अब मैंने तो वहां पे 30% इन्वेस्टमेंट किए हुए है, तो मेरे जो मेरी कमाई है उस कंपनी से वो 30% है उसकी टोटल कमाई। उस 30% को मैं लेकर आऊंगा अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी, क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। अगर कोई म्यूट है तो मैं उसको अनम्यूट कर देता हूं। जी सर।
एक मिनट मैं अनम्यूट कर लूं कुछ लोगों को। जी कोई सर रह गया क्लियर है, तो ओके, क्लियर है, क्लियर। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये हमें पता है स्ट्रक्चर, हमने बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में पढ़ा कि हमारे पास पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनके। अब हम स्पेसिफिक हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के ऊपर। पेरेंट की बैलेंस शीट है, सब्सिडी की बैलेंस शीट, हमने कंसोलिडेशन करनी। ये चार हेड हमने स्ट्रेट ऐड करने हैं। पेरेंट का जो शेयर कैपिटल है डायरेक्ट यहाँ पे लेकर आना है। और ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ये इन्वेस्टमेंट की है सब्सिडरी के नेट एसेट्स के अगेंस्ट। दैट इज नेट एसेट्स का फार्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी, वो होता है इक्विटी एंड रिजर्व्स। इक्विटी एंड रिजर्व्स के अगेंस्ट हमने इन्वेस्टमेंट किया। मैं इसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास गुडविल की फिगर है। अगर मैंने लेट्स से कि ये चीजें टोटल मिला के 100 की हैं और मैंने 120 उसको दिए, तो मैंने 20 रुपए गुडविल के दिए। अब ये जिस डेट पे इसको खरीदा था वहां तक की रिटेन अर्निंग और सारा शेयर कैपिटल, वहां तक उस डेट के रिजर्व्स और शेयर कैपिटल। उसके बाद जो मैंने कमाया वो मेरा अपनी रिटेन अर्निंग में ऐड होगा और यहाँ पे आ जाएगा सीआर, रिटेन अर्निंग आ जाएगा। पहली बात ये स्ट्रक्चर हमें पता है। अब हमने देखना है इसके साथ एसोसिएट को। एसोसिएट में क्या होगा, यहाँ पे एक हेड ऐड हो जाएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट। यानी कि बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो एक हेड ऐड हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट। यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके, यही काम हमने करना है इनकम स्टेटमेंट के साथ। हमारे पास पेरेंट की इनकम स्टेटमेंट है, हमारे पास सब्सिडी की इनकम स्टेटमेंट है, दोनों को हमने स्ट्रेट अवे ऐड कर देना है। ये जिनके साथ प्लस नहीं लिखा ना, ये याद रखिएगा, ये हमेशा आपने कैलकुलेट करना है। यानी कि ये जो फिगर्स आ रही हैं इसकी बेस पे ये, फिर ये जिनके साथ आपने इनको कैलकुलेट करना है, ये स्ट्रेट अपने फिगर्स ऐड करना। अब हम एसोसिएट कर रहे हैं। एसोसिएट में क्या होगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले एक हेड आएगा, एसोसिएट ने जितना कमाया उसमें से हमारी इनकम का शेयर। एसोसिएट्स में से एसोसिएट ने जितना कमाया, लेट्स से कि उसने 100 ही कमाया, हमारा 30% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा हिस्सा 30 है, वो मैं उठा के कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में ले आऊंगा। तो हमने अभी देखा मोटा मोटा जो आइडिया था, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में एक एक हेड ने ऐड होना, एक एक हेड ने ऐड होना। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट और इनकम स्टेटमेंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एसोसिएट। अब इन दो हेड्स की हम अकाउंटिंग के ऊपर बात करेंगे। यहां तक अगर कोई सवाल है पूछे। यहां तक अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते जी। चल आगे चलते हैं फिर। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या जी? मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे करना एसोसिएट। हमें पेरेंट सब्सिडी कंसोलिडेशन का पता है। अगर बैलेंस शीट बनाता हूं तो वहां पे एक हेड जाता है, इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं तो वहां पे एक हेड जाता है। इस एक एक हेड की फिगर्स कैसे आएंगी, इसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं एसोसिएट। सबसे पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी आपने उसको क्या करना है, ये हमें पता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है।
कि आप उसके डिसीजंस तो नहीं ले सकते बट पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिवली, सजेशंस दे सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं। अकाउंटिंग की बात करें, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, सबसे पहले जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी आ जाएगी कॉस्ट के ऊपर, यानी कि मेरे पास अब एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का टी अकाउंट बन गया। यहां पे मेरे पास आ गई वो इन्वेस्टमेंट, पहले ही जो मैंने स्टार्ट में, क्योंकि हमारी परसेंटेज है 20 से 50%, ये जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा इसको मैं इनिशियली करूंगा कॉस्ट के ऊपर, इनिशियली क्या करूंगा, कॉस्ट के ऊपर इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। सब्सीक्वेंट कुछ भी हो उसका डेबिट क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट में जाएगा या शेयर ऑफ प्रॉफिट में। लेट्स से कि हम कंसोलिडेशन में पढ़ते हैं जी, रिसीवेबल डेबिट, सीआरई क्रेडिट या पोस्ट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब यहां पे हमारे पास पूरी इनकम स्टेटमेंट, पूरी बैलेंस शीट है, इसलिए जो हेड जहां पे फॉल करता है उस हेड को मेंशन करते थे यहाँ। अब जब हम आते हैं एसोसिएट में, एसोसिएट में हमारे पास सिर्फ दो हेड्स हैं, इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे ये हर हेड में जहां पे जाता था भेज सकते थे, यहाँ पे जो कुछ भी होगा हम इन दो हेड्स में ही फेंकेंगे। पहले बताएं क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर जी है? सर, क्लियर। जी सर। ये मैं देख लेता हूँ, कोई अगर अनम्यूट है तो बता दे। सर क्लियर है। ओके, परसेंटेज का मैं आपको बता चुका हूं। लेट्स से कि हमारे पास वही कंपनी का 100 रुपए प्रॉफिट है जहां पे हमने 30% इन्वेस्टमेंट की, इसमें हमारा शेयर है 30 की क्या एंट्री करें कि इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। हमारे पास अकाउंट ही ये दो है, यानी कि एसोसिएट को लेकर हमारे पास अकाउंट ये बस दो है, तो हर चीज इसके इर्द गिर्द घूमेगी। इसका मतलब ये है, अगर हम एसोसिएट को समझना चाहते हैं, ग्रिप करना चाहते हैं, तो हमें इन दो टी अकाउंट की वर्किंग आनी चाहिए। क्या क्या जितने कॉन्सेप्ट इसमें हो सकते हैं उसकी हमें वर्किंग आनी चाहिए। ठीक हो गया जी? जी सर। अब ये कुछ चीजें हैं अहम। जब मैं एसेट, लाइबिलिटीज, सेल्स, एक्सपेंसेस को मर्ज ही नहीं कर रहा, सिर्फ दो हेड लेकर हूं, इसका मतलब मैं बात ही स्टार्ट से ही अपने हिस्से की कर रहा हूं, तो इसमें एनसीए का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने हिस्से की बात कर रहा हूं और इसमें आपने कोई भी चीज मर्ज नहीं करनी। इनकम स्टेटमेंट, यानी कि हमारे पास तीन कंपनीज है, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट। अपने पेरेंट के साथ एसोसिएट को मर्ज नहीं करना, और एनसीए का कॉन्सेप्ट नहीं अराइज होता क्योंकि इसमें जितना मेरा हिस्सा है मैं तो ऑलरेडी बात ही उसी की कर रहा हूं। ठीक है, क्या ये दो बातें याद रहेंगी? जी सर। जी सर। कोई सवाल किसी का? नो सर। क्लियर। नो सर। सवाल नहीं पूछेंगे तो मजा कैसे आएगा? अभी सवाल करने को कुछ है ही नहीं सर। ओके ओके, हमने जो इन्वेस्टमेंट की एसोसिएट में, उसकी अकाउंटिंग किस पे करनी है? इन तीन मेथड में से किसी से भी कर सकते हैं। दिस इज एसोसिएट, हमने इसको करना, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट। पूरे एसोसिएट में प्रॉफिट या लॉस, फॉर द ईयर प्रॉफिट या लॉस, लॉसेस अगर पिछले सालों से चलते आ रहे हैं, गुडविल, डिविडेंड, यूआरपी। टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए।
वन पे वन हम कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, फिर इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। प्रॉफिट या लॉस। अगर मेरे पास एसोसिएट की कंपनी में उसने अपनी इनकम स्टेटमेंट दी हुई या प्रॉफिट एंड लॉस दी, उसका जितना प्रॉफिट आएगा, पहली बात यह है कि जब हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो ये करंट पीरियड के लिए होती है, तो उसका हमने प्रॉफिट पकड़ना है। जो हमने रेट या जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की होगी, जो उसकी परसेंटेज बनती होगी, उसको इससे मल्टीप्लाई कर, हमारे पास जो आंसर आएगा, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड तो होगी हमारी इनकम, डेबिट साइड हमारा हो गया ऐसा। इन दोनों केसेस में हमारे पास कौन सा टी अकाउंट है? इसमें है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एसोसिएट। जी, लॉस में ये रिवर्स हो जाएगा। पहली एडजस्टमेंट, अगर हमारे पास उसका प्रॉफिट आता है एसोसिएट का और हमने उसमें कितने परसेंट इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी प्रॉफिट को उठाएंगे उसकी इनकम स्टेटमेंट से, अपना जो इन्वेस्टमेंट का रेट है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और हम ये जो आंसर आएगा उसकी एंट्री करेंगे एसेट टू इनकम। और हमारे पास दो ही टी अकाउंट हैं एसोसिएट को लेकर, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सवाल? शेयर और इन्वेस्टमेंट के अलावा किसी और एंटिटी नहीं करते, क्या चीज? यानी जो भी हमारी एंट्रीज होंगी वो या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगी या फिर इन्वेस्टमेंट। भाई बिल्कुल यही है, यही बात कर रहा हूं। अभी जो पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसके ऊपर सवाल बताएं आप। अब ओवरऑल नहीं, अब मैं स्पेसिफिक चल रहा हूं इस सवाल के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई सवाल है कि एसोसिएट का प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है या लॉस फॉर द ईयर आता है, उसके साथ क्या करना है? पहला कॉन्सेप्ट ये है। इस पे कोई सवाल? नो सर। वलीद आपकी तरफ शोर बहुत है, आप माइक ऑन ना करें। नो सर सही है। अच्छा चलो। अलीना मैं स्लो ही बता रहा हूं सर, ये रवीन है। नहीं रवीन नहीं है, ये मैंने एक बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट एसोसिएट के सेशंस कमिट किए हुए थे कि मैं फ्री में करवाऊंगा, ये मैं फ्री में करवा रहा हूं। मर्ज इसलिए नहीं कह रहे कि इक्विटी अकाउंटिंग ये कहती है कि ऐसे करो, कंसोलिडेशन थोड़ी है, उसके सारे एसेट लायबिलिटीज मेरे थोड़े हैं, मेरा तो वहां पे कंट्रोल ही नहीं है, तो मैं मर्ज क्यों करूंगा? चलें जी। अब लेट्स से ये समझने वाली बात, हमने देखा करंट ईयर में 100 का प्रॉफिट, मेरा रेट इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है 30%, 30 की मैंने एंट्री कर दी इन्वेस्टमेंट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं खड़ा हूं 2020 के 31 दिसंबर पे, ये मैंने कर दिया 2020 के। अगर ये मैंने 1/1/18 को इन्वेस्टमेंट की होती तो 20 की अकाउंटिंग तो मैंने कर दी है, 18-19 के जो प्रॉफिट है उसका क्या करूंगा? तो करंट ईयर का आपने ये कर दिया, इसके अलावा जितने भी हैं आपने उनको कम्युलेट करना है, उसके साथ रेट को मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट, और एक मिनट, ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास हो गए 18 और 19 का साथ। मैंने उस लेट से कि वो आ जाते हैं 200, ये सिर्फ नेट करके बता रहा हूं, 200 नेट करके आ गए 18 और 19 के। इसके साथ मैंने वही रेट मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 60। इन्वेस्टमेंट हमारे पास डेबिट
शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अब मैं तो सिर्फ 2020 की प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं, मैं 2020 की प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं, मैं 2018-19 वाला यहां पे नहीं लिख सकता। तो मैं इसको कहां पे ले जाऊंगा? सीआरई, क्योंकि इस प्रॉफिट या लॉस ने भी तो सीआरई में ही जाना है। तो जब आप करंट ईयर की प्रॉफिट या लॉस ना बना रहे हो, वहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में फेंकेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां पे सवाल? नो सर, क्लियर है। जी, किसी और का? सर क्लियर है जी? जी सबको सर। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूं। मैं इनकम स्टेटमेंट बना ही नहीं रहा, तो फिर मुझे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। टोटल पकड़ूंगा, रेट मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर को इन्वेस्टमेंट टू सीआरई। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं तो यस, फिर मुझे करंट ईयर को अलग करने की जरूरत है और पिछले सालों को अलग करने की जरूरत है। करंट ईयर को इस साल के इनकम स्टेटमेंट में लेकर आऊंगा, पिछले सालों के प्रॉफिट्स को कहां पे ले जाऊंगा? सीआरई में। अब ये मेरा प्रॉफिट या लॉस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। अब किसी का सवाल है तो पूछे। नो सर। और क्लियर है। सबको क्लियर है? जी सर। चलो, लॉसेज। अगर मैं 2020 पे ही खड़ा हूं, अगर मैं 2020 पे हूं, 18 19 1/1/18 को मैंने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की थी, अभी तक मैंने कंसोलिडेशन नहीं की, मेरे पास इन दोनों सालों के लॉस इकट्ठे होके आ रहे हैं, क्या करूंगा उसके बाद? ये नोट रखिएगा, अगर मैं 18 और 19 के बैलेंस को, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, अगर इसकी मैं अकाउंटिंग कर चुका हूं तो फिर ये इररिलेवेंट हो जाएगा। ये सिर्फ उस वक्त है जब अगर मैंने लॉसेस को अकाउंट फॉर नहीं किया होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो सर जी प्रॉफिट के केस में भी यही था कि जब हमने उसे काउंट फॉर नहीं किया होगा तब करेंगे। जी जी जी, अगर मैं किसी इस साल को या इस साल को अगर मैं सीआरई में या शेयर ऑफ प्रॉफिट में ले जा चुका हूं, दोबारा क्यों ले जाऊं? क्लियर हो? ठीक है जी। जी सर। अब मेरे पास 2020 में आ गया, प्रॉफिट आ गया, सबसे पहले मैं इन लॉसेस को लेस करूंगा, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, रेट मल्टीप्लाई करूं, प्रॉफिट आया तो क्या करूं, लॉस आया तो क्या करूं। यानी कि लॉसेस को हमने एडजस्ट करते रहना है अगले सालों के प्रॉफिट्स में। जी, क्या ये क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस, यस सर, ये ठीक है दोनों सर। कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर है? जी सर। चलो जी, अब इसका हम देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। मैं सिर्फ प्रॉफिट या लॉस बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं? सिर्फ प्रॉफिट या लॉस बना रहा हूं। इन दोनों को मर्ज कर दूं,
एच ने एक्वायर किया एस को, इन दोनों को मर्ज कर दूं, इसमें से क्या करूं, इसका जो फॉर द ईयर प्रॉफिट है इसके साथ इन्वेस्टमेंट का रेट लगाऊंगा, कितना है 30%। और सिर्फ अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट का हेड ऐड कर दूं। क्या ऐसे ही है, क्या ऐसे ही है? देखते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ये मैं ले आया, जो मैंने आपको कहा कि उसका प्रॉफिट फॉर द ईयर पकड़ना है, उसके साथ रेट लगाना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 24। अब चूंकि बैलेंस शीट में बना नहीं रहा, इनकम स्टेटमेंट बना रहा, तो इनकम स्टेटमेंट में ये आ जाएगा। और लेट्स से ये 2020 का है, मैं 2021 पे खड़ा हूं, तो इसको मैं सीआरई में ले जाऊंगा फिर, क्योंकि जिस साल में मैं खड़ा हूं उस साल में मैं ये काम कर सकता हूं, उससे पिछले जितने साल होंगे उनको मैं सीआरई में फेंकूंगा। क्या ये क्लियर है? चलो जी। किसी का सवाल, इस एग्जांपल पे किसी का कोई सवाल? नो सर। अगर मैं सिर्फ बैलेंस शीट बना रहा हूं, अगर मैं सिर्फ बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये मुझे पता है कि मैं इनमें से जो स्टेट हेड्स हैं उनको ऐड कर दूंगा, जैसे ये है, ये चला जाएगा डायरेक्ट, और जैसे ये है, बाकी मैंने गुडविल का, एनसीए का, रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना लेना, जब जैसे हम पेरेंट या सब्सिडी की कंसोलिडेशन करते हैं। अब मेरे पास है एसोसिएट, हमारा फोकस है आज एसोसिएट। एसोसिएट के साथ क्या करेंगे, पहले हम वो सारा काम कर लेते हैं, स्टेप 1 के जो स्टेट चीजें हैं, फिर वर्किंग वाली चीजें, ये हमने क्या किया, कंसोलिडेशन कर ली। अब मैं देखता हूं मेरे पास प्रॉफिट में क्या है। पहले तो मैं देखता हूं कि रिटेन अर्निंग है 2,80,000। नीचे देखता हूं कोई डिटेल है, एच ने एक्वायर किया 80% ऑफ शेयर्स एसके, उस दिन उसके रिटेन अर्निंग ये थे 30% ऑफ ए, इसी दिन इसके रिटेन अर्निंग थे 147। इसका मतलब 147 प्री है, 147 प्री है, और बाकी कितना बचता है, 2,80,000 में से 147, 133 पोस्ट है। ओके, अब मैंने कहा था अगर हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, टोटल के साथ रेट लगाएं, एंट्री करें इन्वेस्टमेंट टू सीआरई। जब मैं इनकम स्टेटमेंट बना ही नहीं रहा तो मैं उसको सेग्रीगेट क्यों करूं? अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के टी अकाउंट में एक तो आ जाएगा ये रिटेल अर्निंग के साथ जो हमने मल्टीप्लाई किया, जितना भी आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कॉस्ट पे हमने कहा था ये कॉस्ट है, यही है ना इन्वेस्टमेंट इन ये, हाँ जी, 147 चला जाएगा यहाँ टी अकाउंट में। और ये जो फॉर द ईयर प्रॉफिट्स है, ये देखो मैंने अलग अलग भी कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नहीं बल्कि ठीक है इकट्ठे से ही किया भाई। 75,000 बनता है, यहाँ पे 75,000 आया, और इसको डायरेक्ट सीआरई में ले जाऊंगा, और ये टी अकाउंट का टोटल बन जाएगा, इसको मैं ले जाऊंगा बैलेंस शीट। ये इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनानी हो, सिर्फ एसोसिएट बैलेंस शीट बनानी हो, ये हमने दो एग्जांपल की यहाँ पे सवाल पूछे। जी किसी का कोई सवाल? नो सर। सबको क्लियर है? चलो, जी सर। अब अगर मैं दोनों इकट्ठे बना रहा हूं, मैं इनकम स्टेटमेंट भी बना रहा हूं, बैलेंस शीट भी बना रहा हूं, फिर क्या करूंगा देख लेते हैं।
कंसोलिडेशन करवाते हुए मैंने कहा था जब ये इकट्ठे हैं तो इनको आपने अलग अलग ट्रीट करना है। ये मेरे पास सवाल है, इनकम स्टेटमेंट का डाटा, बैलेंस शीट का डाटा। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्या होगा इसके साथ। क्या ये मैं स्टेट ऐड कर सकता हूं? एच ने एक्वायर किया 80% एस को, क्या ये मैं कर सकता हूं स्टेट ऐड? जी सर। यस सर। ये तो मैं आ गया बैलेंस शीट पे आ गया। एक सेकेंड, जी कहां पे थे हम? हम इनको कर देते हैं स्टेट ऐड। ये आ गया जी हमारे पास, ये मैंने स्टेट ऐड कर दिया। अच्छा, अब एसोसिएट में क्या है मेरे पास अवेलेबल? फॉर द ईयर प्रॉफिट है, फॉर द ईयर है 30% मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना लूंगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम एसोसिएट, बाकी आपको पता है इसको एट्रीब्यूट करना होता है, ये हमने इसको एट्रीब्यूट कर दिया, ये हमारे पास आ गई एंट्री। इनकम स्टेटमेंट में ऐसे ही करना है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैंने ये सारी कंसोलिडेशन कर लेनी है। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट की हेडिंग ये है। नीचे जब मैंने 30% इन्वेस्टमेंट की तो उस वक्त रिटेन अर्निंग थी 30,000 और अब हैं 2,80,000। अब कितनी है जी? 2,80,000। उस वक्त कितनी थी? 30,000। बाकी कितनी बच गई? 2,50,000। जो मैंने कमाया है वो कितना है? वो ये है। इसमें इस साल का कितना था? 80,000। बाकी कितना है जी? 1,70,000। ये प्रीवियस सालों का, क्योंकि जब मैंने इसे खरीदा उस वक्त उसके अपने इतने थे ना, मेरा हिस्सा तो यहां से शुरू हुआ। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? सबसे जी सर। पहले आप इस केस में सबसे पहले आप अपनी जो स्टेट हेड्स ऐड होने हैं वो करेंगे, यानी कि पहले आप कंसोलिडेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया? ये आपने ये कंसोलिडेशन कंप्लीट करनी है, सब्सिडी और पेरेंट की। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट थी, ये टोटल थी हमारे पास एसोसिएट के 2,80,000 रिटेन अर्निंग। जब मैंने इसे खरीदा उस वक्त तो था 30,000। ये मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा हिस्सा है ये, खरीदने के बाद इसमें मेरा हिस्सा शुरू हुआ। इसमें करंट ईयर का ये है, पिछले सालों का ये है। मैं करंट ईयर की करूंगा और मैं पिछले सालों की एंट्री करूंगा। करंट ईयर की तो मैं ले जाऊंगा इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि मैं करंट ईयर में खड़ा हूं। पिछले सालों के ले जाऊंगा मैं सीआरई। क्या ये क्लियर है? रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट या लॉस, और ये ही करंट ईयर और प्रीवियस ईयर यहां पे आ जाएगा, जैसे ये 75,000। फिर मैंने यहाँ पे एक नोट ऐड किया था कि जब आप बैलेंस शीट पर फोकस कर रहे हो तो आपका टोटल से काम चल जाएगा। आप टोटल से परसेंटेज मल्टीप्लाई करें जो कि 75,000 आता है, इसको आप डायरेक्ट ले जाए जी। अगर मैं अकेले इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, अगर मैं अकेले बैलेंस शीट बना रहा हूं या मैं दोनों इकट्ठे बना रहा हूं, इसमें हमने एक एडजस्टमेंट को देखा, दैट इज प्रॉफिट या लॉस। क्या ये क्लियर है? यस सर। क्लियर। किसी का कुछ सवाल? नो सर।
सर प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का डिफरेंस लेंगे, ये है अलीना, अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जाएगी। अच्छा सोल्यूशन तो ना बताएं सर। जो एंट्रीज में जिस तरह है कि सीआरई में 51,000 जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीआरई में 75,000 क्यों शो हो रहे हैं? भाई मैंने टोटल की बात की, एंड पे ये बात की है 24,000 और 51,000, 75,000 नहीं बनता। मैंने कहता है बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो टोटल 2,50,000 को 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई किधर हो, होश किधर है जरा लड़के। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अब हमने प्रॉफिट या लॉस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट कर ली, यहां से अब यहां तक आ गए। अब हम करने लगे हैं गुडविल। क्या हम करने लगे हैं? गुडविल करने लगे। गुडविल का ये जैसे आप सब्सिडी में गुडविल कैलकुलेट करते हो, जैसे आप सब्सिडी में गुडविल कैलकुलेट करते हो, यहां पे ये हम करते हैं सब्सिडी में गुडविल। ऐसे तरीका होता है, इन्वेस्टमेंट ले ली, उसका जितना हिस्सा है शेयर कैपिटल में वो ले लिया, रिजर्व्स में जितना हिस्सा वो ले लिया, हमारे पास गुडविल आ जाती है। एसोसिएट में भी सेम करना है, सिर्फ चेक करने के लिए कि गुडविल क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तरीका सेम है, मेथड गुडविल कैलकुलेट करने का सेम है कि उस दिन उसके शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने और मैंने कितने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर तो गुडविल पॉजिटिव आया तो इग्नोर कर दें, अगर गुडविल आए नेगेटिव, ये पॉजिटिव में हमने कर दिया इग्नोर, गुडविल आ गई पॉजिटिव। दूसरे केस में अगर गुडविल आती है नेगेटिव, अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है। मुझे इनकम हुई है, इसको मैंने इनकम बनाया और मेरे पास इनकम का एक ही हेड है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एसोसिएट, और डेबिट साइड भी एक हेड है, वो है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। गुडविल को चेक करने का स्टेप जी, क्लियर सर। किसी का कोई सवाल? अरे ये पेपर में अभी तक टेस्ट तो नहीं हुआ ना वैसे सर? एसोसिएट ये गुडविल, एसोसिएट की गुडविल मेरा ख्याल पिछली है बार कि हुई नहीं, थी, पिछली बार हुई थी। नहीं टेस्ट होने की वो चीज है, क्या उसमें नेगेटिव गुडविल आई है, ये पूछे बताएं। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को फास्ट वे में रिवाइज कर रहे हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं। हमने गुडविल को चेक करना है, अगर नेगेटिव हो तो हम उसकी एंट्री करेंगे। क्या इसमें कोई सवाल है? क्या इसमें कोई सवाल क्लियर है? है सर, क्लियर है सर। ओके, हाँ सर। ये एक बड़ी हेडिंग लिखी हुई, फर्स्ट स्टेप इज टू चेक फॉर बीपीओ, अगर हमने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया है तो। आगे चलते हैं, दो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने गुडविल की इंपेयरमेंट देख लेते हैं। गुडविल की इंपेयरमेंट लिखा हुआ, पहले हम डिविडेंड देखते हैं। अगर इन्वेस्टर, एक चीज याद रखिएगा, पेरेंट और सब्सिडी जब हम कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं तो ये पेरेंट कहलाता है, एसोसिएट के केस में ये इन्वेस्टर कहलाएगा। अगर इन्वेस्टर ने डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया है या डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया इन्वेस्टर, अब अगर मैंने इनकम रिकॉर्ड की होगी तो उस वक्त क्या एंट्री की होगी? इन्वेस्टमेंट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। लेट्स से कि उसने 100 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, मेरा इसमें से 30 था, मैंने ये 30 की एंट्री की थी, ये मैं 30 की एंट्री रिवर्स कर दूंगा। अगर उसने रिकॉर्ड ही नहीं की तो इग्नोर कर। क्या डिविडेंड इनकम क्लियर है? डिविडेंड इनकम क्लियर है? जी सर क्लियर। ओके, इंपेयरमेंट, अगर एसोसिएट को लेकर वो कुछ इंपेयरमेंट का बताता है तो भाई जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ये पूरी इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट बता रहा है, ये फुल फ्लेज फिगर उठानी है और इसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है। अब इंपेयरमेंट एक एक्सपेंस होता है, डेबिट क्या होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट क्रेडिट है, ऐसी बात है इन्वेस्टमेंट।
क्या ख्याल है? कुछ लॉजिक बन रही है कि अगर मेरे पास एसोसिएट में मैंने इन्वेस्टमेंट की हो, मेरे सामने कोई इंपेयरमेंट आती है एसोसिएट को लेकर, तो मेरी टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी एसोसिएट की, ये सब के ऊपर इंपेयरमेंट है, कोई परसेंटेज का यूज नहीं, ये 30% पूरे किया। तो मैं ये मेरा एक्सपेंस डेबिट करूंगा, एसेट क्रेडिट करूंगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। जी, क्या इंपेयरमेंट क्लियर है? जी जी सर क्लियर है। सर क्लियर है। चलें जी। ओके, अब हम इसका देखते हैं सवाल। ये मैंने सवाल पकड़ा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, यहाँ पे ये एसोसिएट, यहाँ पे ये एसोसिएट। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली, यहाँ पे स्टेट इनको ऐड कर दिया, और हम देखते हैं उसका फॉर ईयर प्रॉफिट कितना है, 80। अच्छा जी, इसी तरीके से हम पूरी बैलेंस शीट की वर्किंग कर लेंगे। मतलब पहले आपने कंसोलिडेशन करनी है, स्टेट वाले ऐड कर लिए, डायरेक्ट वाला डायरेक्ट ले आए, इसकी वर्किंग बना ली, ये आ जाते हैं वर्किंग, ये सारी वर्किंग बना ली। जब ये वर्किंग बना लेंगे फिर हम चेक करेंगे गुडविल एंड एसोसिएट। अरे यार, यानी कि मैं नॉर्मल कंसोलिडेशन में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सारी करके फिर मूव करूंगा एसोसिएट के ऊपर। ये मेरे पास आ गया टी अकाउंट। अब मैं चाहता हूं क्वेश्चन पे वापस, मैंने कितनी की थी इन्वेस्टमेंट, कितनी की थी जी, ये मेरे पास सवाल है। मैंने इन्वेस्टमेंट इन ए में की थी 1,47,000, 1,47,000। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा 1,47,000। इस दिन उसके शेयर कैपिटल या रिजर्व्स देख लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। ये है मेरे पास शेयर कैपिटल 8,000, शेयर कैपिटल 8,000, रिटेन अर्निंग है 2,80,000। अब मैंने गुडविल निकालनी, तो मुझे प्री पोस्ट चाहिए। जब मैंने 30% इन्वेस्टमेंट की तो उस दिन रिटेन अर्निंग कितनी थी, 30,000। 30,000 का 30% 9,000, और इसका 30% 2,400। 2,400 शेयर कैपिटल और 9,000 प्री एक आ गया मेरे साथ। मैं जाता हूं वहां पे, ये मैं दोनों लिख देता हूं, तो मेरे पास गुडविल आ गई पॉजिटिव, इग्नोर करता हूं। पहला स्टेप है गुडविल को चेक करना, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? पहले मैंने गुडविल को चेक करना। यस सर अब क्लियर मैं है। बनाता, अब मैं इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का टीम, मैंने मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। अब मैं इन्वेस्टमेंट एंड टी अकाउंट का वो बना, बैलेंस शीट में मैं सारे के सारे रिजर्व्स ले आऊंगा, क्योंकि मैं इसको अलग नहीं करूंगा। टोटल कितने हैं, 2,50,000 है। जब मैंने खरीदा था तो 30, बाकी कितने था, 2,50,000। बैलेंस शीट में मैं ये 2,50,000 के ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज लगाऊंगा, जो कि 75,000 मेरे पास आती है। इसके ऊपर मैं अलग अलग भी कर सकता हूं, बट बैलेंस शीट के लिए मैं टोटल पे ले जाऊंगा। यहाँ पे मेरी एंट्री अलग अलग की बात करूं तो ये मेरे पास फॉर द ईयर आ गया 24,000, ये मैं ले जाऊंगा इनकम स्टेटमेंट। जी, अब देखते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट है, क्या कोई एडजस्टमेंट है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट वर 10 इफ नॉट रिकॉर्डेड, और इफ रिकॉर्डेड, अगर नॉट रिकॉर्डेड होता तो इग्नोर कर देते। अब रिकॉर्डेड है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट
वर 10। ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट को चेंज करते हैं, ये मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। ये है टोटल डिविडेंड जिसमें से आपको भी डिविडेंड मिला, ठीक है। ये कह लेते डिविडेंड पेड, टोटल डिविडेंड पेड बाय एसोसिएट वर 10। तो इसका मतलब है कि मेरा इसमें कितना हिस्सा है, 3। इसलिए एडजस्टमेंट अलग करवाइए, आपको अपने हिस्से से गाज होनी चाहिए 3। या तो 3 मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो इग्नोर कर दूंगा, अगर इग्नोर रिकॉर्ड किया है तो फिर इसकी क्या एंट्री करूंगा। हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 3 से मेरी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी और 3 से मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि अगर मेरे पास ये 24 था फॉर द ईयर, ये 24 आ गए यहाँ पे, यहां से मेरा 3 कितना हो गया, 3 कम हो गया। क्या ये क्लियर है? 3 की समझ आ गई, और इतना ही मेरा जाके बैलेंस शीट में कम हो गया यहाँ पे, ये मेरे पास 3 ही आ गया जी। Yes, क्या ये क्लियर है? आगे जी सर। आगे कोई एडजस्टमेंट है? आगे एडजस्टमेंट है जी, इंपेयरमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएट इज 5। स्ट्रेट एंट्री, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट क्रेडिट। ये मैंने इंपेयरमेंट की स्ट्रेट एंट्री कर देनी क्योंकि ये पूरे का पूरा। तो इस सवाल में मेरे पास दोनों टी अकाउंट बने, ये 16 आ गया और ये 5 चला जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट में। ये 5 आ गया इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट में। तो ये मेरे पास बन गई इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट की फिगर 2,14,000। बैलेंस शीट में जाके देखूंगा तो ये 2,14,000। अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब आप बैलेंस शीट के ऊपर है इसकी जो एंट्री करेंगे ना, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल बैलेंस यहाँ पे लेकर नहीं आते, मैंने पहले कहा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को अलग अलग ट्रीट करें। जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट सीआरई में आएगा, उधर आप अलग कर रहे होंगे, इधर आप अलग करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? सर दोबारा समझें। यानी कि इनकम स्टेटमेंट को अलग ज़हन में रख के सोचना है। यही एंट्री अगर मैं करूं, मैं इनकम स्टेटमेंट ना बना रहा हूं, क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट 5 से क्रेडिट करूंगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस या सीआरई डेबिट करूंगा, वही किया। फिर जब मैं इनकम स्टेटमेंट पे होऊंगा तो मैं ये बात इनकम स्टेटमेंट के लिए अलग सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मेरे पास ये बैलेंस शीट है ही नहीं, तो इससे मैं 5 कम कर दूं। अलग अलग सोचना है, एंट्री को भी अलग अलग सोचना है। अगर अलग अलग सोचेंगे तो जिंदगी बहुत सुकून में रहेगी और सवाल आराम से हल हो जाएगा। क्या ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का क्लब वाला सवाल जिसमें हमने डिविडेंड, पहले हमने गुडविल को डिस्कस किया, फिर गुडविल की इंपेयरमेंट और डिविडेंड को डिस्कस किया, फिर इन तीनों चीजों की एग्जांपल डिस्कस की। क्या ये क्लियर है? जी सर क्लियर है। यस सर। ये इनकम स्टेटमेंट और clear। बैलेंस शीट को अलग रखने वाली बात भी क्लियर है? जी सर। जी सर। चल, आप तो बड़े सियाने हैं यार, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं। अब आते हैं यूआरपी। जैसे हमने पेरेंट और सब्सिडी के केस में पढ़ा, दो चीजों के पे यूआरपी, या हमने स्टॉक बेचा होता है आपस में, या हमने एसेट बेचा होता है। स्टॉक की जब बात करते हैं तो अनसोल्ड स्टॉक होता है, उसके ऊपर हम अपना प्रॉफिट एलिमिनेट करते हैं, और एसेट के ऊपर पहले प्रॉफिट को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि इसने रहना तो ग्रुप में होता है, और जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हुई उसको देखते हैं। ये हमें पता है कि अगर सब स्टॉक बिक गया है तो हमने कोई एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं की। स्टॉक के ऊपर आते हैं, अगर एसोसिएट बेचता है इन्वेस्टर को, लेट्स से कि 5 रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया, क्या एंट्री करूं? यूआरपी यहां पे क्या होगी? सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। यूआरपी टू स्टॉक, ये बेचने वाले का, बेचने वाला कौन है? सीआरई वाला है बेचने वाला?
E to S। नो सर, पोस्ट होगा एसोसिएट सेल का। अरे एसोसिएट है, इसका ये होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इतना घंटा हो गया पढ़ते हुए तुम लोगों को। इसका प्री पोस्ट मैंने कहीं गुडविल को देखने के अलावा कहीं कहीं पे यूज किया है। कह रहे हो दो ही तो हेड है जहाँ पे प्रॉफिट वाली यहाँ पे जानी है, एसेट वाली चीज यहाँ पे जानी है, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट। खुदा का खौफ करो, 1 घंटा हो गया है। पोस्ट एक सीआरई। अच्छा, अब यहाँ पे स्टॉक हमने तो पढ़ा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट होना चाहिए, यही पढ़ा है ना हमने, ऐसे ही है ना? जी सर। प्रॉफिट कम या ज्यादा होगा तो इधर जाएगा, एसेट कम या ज्यादा होगा तो इधर जाएगा। स्टॉक या एसेट के केस में एक चीज एक्स्ट्रा याद रखिएगा, स्टॉक या एसेट के केस में अगर ये स्टॉक या एसेट ग्रुप में रहे, यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रहे, फिर इस इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को उस हेड से रिप्लेस कर देना, या स्टॉक से या एसेट से। क्या ये जो अभी स्टॉक की सेल हुई, क्या ये ग्रुप में है? जी सर, ग्रुप में। हाँ जी, क्योंकि इन्वेस्टर को बेचेंगे तो इन्वेस्टर का स्टॉक कंसोलिडेट होकर बैलेंस शीट में आ रहा होता है। अगर यही काम होता है इन्वेस्टर टू एसोसिएट, अब क्या एंट्री करता मैं? इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर क्रेडिट। इन्वेस्टर टू एसोसिएट एंट्री इन्वेस्टर ने बेचा एसोसिएट, CRA डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। तो हाँ लिखने के बाद याद है ना तुम्हें? सही है, सही है। तो जो चीज यहाँ पे मैंने स्टॉक और एसेट वाली समझाई है, अगर ये ग्रुप में हुआ यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हुआ तो इन्वेस्टमेंट हमारा नॉर्मल तरीका यही है, बट इस केस में इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को स्टॉक या एसेट से रिप्लेस कर लेना है। क्या ये समझ गए? समझ गए? इसमें परसेंटेज भी लगाएंगे? यार मैंने आंसर की बात की, आंसर सब कुछ कर करा के बाद में एंड पे आता है भाई। परसेंटेज लगाने के बाद ही आंसर आएगा ना 5। सब कुछ कर करा के एक फाइनल फिगर होती है, ये मैं उसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं भाईजान, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। अच्छा जी, अब ये मेरी कहानी समझ आ गई, ये मुझे पता है। क्या ये हमने सारी डिस्कस कर ली? एसोसिएट इन्वेस्टर को बेचता है तो स्टॉक ग्रुप में है तो इन्वेस्टमेंट और एसोसिएट के बजाय स्टॉक। अब इन्वेस्टर टू एसोसिएट स्टॉक ग्रुप में नहीं है तो फिर वही एंट्री नॉर्मल। जो हम यूआरपी के केस में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को एलिमिनेट करते थे, यहाँ पे वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम दोनों की सेल्स को ऐड ही नहीं कर रहे आपस में। जब ऐड ही नहीं करे तो एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं। क्या यूआरपी एंड स्टॉक क्लियर है? यस सर। चले, ये एसेट और स्टॉक वाली ये वो लाजमी देता है एसोसिएट के केस में। ये लॉजिक क्लियर है तो बताएं। ये वो लाजमी देता है क्योंकि इसमें नॉर्मल पैटर्न से हटके ये काम होता है। यही काम हम करते हैं एसेट में, यानी कि ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री ऐसे ही पड़ा है ना अभी, वही हो गई यूआरपी की। अब चूंकि जब एसेट होता है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आती है, ठीक है? डेप्रिसिएशन वही, अगर हम डेप्रिसिएशन यूआरपी थी 15, लाइफ थी 3, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 5 से कम रिकॉर्ड हुई है, ऐसे ही है कि ज्यादा रिकॉर्ड हुई है? कम रिकॉर्ड हुई कि ज्यादा रिकॉर्ड हुई? अगर एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा होगा तो लेट्स से कि 100 का था, 115 का बेच दिया, ये 15 प्रॉफिट आ गया। अब जिसके पास ये एसेट गया उसने नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज किया या ज्यादा किया? ज्यादा किया चार्ज। 15 पे ज्यादा चार्ज किया ना, तो 15 को हम रिवर्स कर देंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा देंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे। लॉजिक यही है दोनों में, लॉजिक यही है। अब यहां पे तो एसेट था ग्रुप में, यहां पे एसेट नहीं है, तो एसेट की जगह पे इन्वेस्टमेंट आएगा मेरे ख्याल में। अब स्टॉक और एसेट की लॉजिक नहीं भूलेगी आपको। ग्रुप में नहीं है तो एसेट्स वाली जगह पे इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट आएगा, क्या ये याद रहेगा? अगर स्टॉक या एसेट, ये लिख लें अलग से, स्टॉक या एसेट अगर ग्रुप में है तो स्टॉक या एसेट इटसेल्फ आएगा, क्योंकि हम उधर जाके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक या एसेट ग्रुप में नहीं है तो उसकी जगह पे इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट आएगा। जैसे हर चीज में एसेट्स वाली जगह पे इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट आता है। क्या ये बात क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है तो फिर यूरोपियन स्टॉक पहले देख लेते हैं। यूआरपी का सवाल देखते हैं, दोनों बनाने हैं हमने। ड्यूरिंग द ईयर एच क्या है? पेरेंट है। एच या एच सोल्ड गुड्स टू ए, एसोसिएट को बेचा उसने। किसने बेचा है? इन्वेस्टर ने बेचा है। किसको? एसोसिएट को। ऐसे ही है ना, यहां पे ए सोल्ड गुड्स टू पी या एच, अच्छा पी लिख दिया पेरेंट। यहां पे एसोसिएट ने बेचा किसको? इन्वेस्टर को। स्टॉक किस केस में ग्रुप में है? सेकंड केस में, यहाँ पे Second स्टॉक case. इज इन ग्रुप। डन हो गया। पहले हम इनकम स्टेटमेंट अलग से करते हैं, इनकम स्टेटमेंट अलग से करते हैं। ये मैंने कुछ चीजें स्ट्रेट ऐड कर ली, ये ऐड कर 500, 250, 42, 24 कौन सी है ये इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम स्टेटमेंट है ये ऐड कर दी। ओके, अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट्स। फॉर द ईयर है 80 और नीचे दो एडजस्टमेंट्स हैं यूआरपी। फॉर द ईयर कितना है? 80। मैं इनकम स्टेटमेंट अलग, ये मेरे पास बैलेंस शीट है ही नहीं तो ये मेरे लिए इररेलेवेंट है, ये मैं 24 ले आया। मैं ये रेलेवेंट इसलिए करूं क्योंकि मैं ये करते हुए ये सोच रहा हूं कि बैलेंस शीट है ही नहीं। अब आता हूं मैं पहली एडजस्टमेंट में। यूआरपी एच सोल्ड गुड्स ए 1545 की भेजी है, मार्कअप है 1/3। कितना मुझे यूआरपी बताइएगा कितना है? 45 इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा, 45 इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा, 45 है इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा है। और कितना रेट है? 25% ऑन मार्कअप, 25% मार्कअप। कितना है? खुदा का खौफ करो भाई, खुदा का खौफ कर, खुदा का थ्री खौफ सर कर। थ्री। अच्छा वो 1/3 मैंने स्टॉक में। देखा नहीं था 1/3 हाँ स्टॉक। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। क्या एंट्री करो? इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा है, इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा है। एंट्री एंट्री एंट्री, शेयर टू इन्वेस्टमेंट, हाँ जी। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट। अरे इन्वेस्टर ने बेचा है। अच्छा जी, अगली क्या थी? अगली बेचा है ड्यूरिंग द ईयर ए 75 का, वही सिनेरियो है, 75 की बेची है। किसने बेची? आप बेची है एसोसिएट ने। बताएं इसका जी यूआरपी। 75 टोटल, 1/3 स्टॉक में, 25%, 5 एंट्री। अब किसने बेचा? एसोसिएट ने बेचा इन्वेस्टर को। Yeah. So current share in associate debit or investment credit. स्टॉक क्रेडिट। नहीं ये stock credit, stock उसको consider शुक्र नहीं है, पड़ा मैंने, stock credit।
शुक्र है, शुक्र है। तो इसमें एक चीज आ गई जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगी और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 19। अब अगर आप मजे की बात देखो, इस एंट्री में कोई चीज है मेरे पास जो फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट है? इज देयर एनीथिंग? नहीं, इनकम स्टेटमेंट डन हो गई। अब चलते हैं आगे बैलेंस शीट के लिए। मैं पहले बैलेंस शीट की सारी वर्किंग करूंगा, स्टेट वाले हेड्स ऐड करूंगा, स्टेट हेड, स्टेट हेड, स्टेट हेड, स्टेट हेड, स्टेट हेड। फिर जो चीजें मैंने लेकर जानी है वर्किंग में, इन्वेस्टमेंट ले आया, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स का ब्रेकअप किया, रिजर्व्स को सेग्रीगेट किया, पेरेंट का ले आया, ये मेरे पास हो गया क्लोज। अब मेरा अगला स्टेप क्या है? ये मैंने कंसोलिडेशन नॉर्मल करनी, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये ऊपर इसलिए रखा है, एसोसिएट है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे लेकर आना है। सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा क्या कहीं गुडविल वगैरह तो नहीं। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 1,47,000। और जिस दिन मैंने उसे खरीदा उस दिन रिटेन अर्निंग 30,000 और बाद में अभी 2,80,000। अच्छा, टोटल है 2,80,000 और जब मैंने खरीदा उस दिन कितना था? उस दिन था 2,50,000। ओके, शेयर कैपिटल, अरे शेयर कैपिटल तो देखा नहीं, कितना है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल है 8,000। पहले मैंने शेयर कैपिटल को 30% किया और मैंने रिजर्व्स के ब्रेकअप किए। कैसे? 2,80,000 टोटल था, जिस दिन खरीदा उस दिन 30,000 और बाद में 2,50,000। इसके साथ 30% मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 आ गया। तो ये मेरी पॉजिटिव है, गुडविल इग्नोर करूंगा। ये मेरा स्टेप खत्म होने के बाद मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। अब मैंने इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का अकाउंट बनाना है। दो मेरे पास एडजस्टमेंट थी, जिसमें एक इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा, एक एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा। यहाँ पे था यूआरपी 3, यहाँ पे था यूआरपी 5। इसकी क्या एंट्री हुई थी भाई? इन्वेस्टर ने एसोसिएट को जब बेचा था, सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट क्रेडिट 3 से। तो 3-3 मैं यहाँ पे ले आऊंगा। किधर गया 3-3? आ जाओ भाई जल्दी से, ये 3-3 आ गया। उसके बाद 5 था, 5 एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा था, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। अब स्टॉक क्रेडिट, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट में बना ही नहीं रहा, इसलिए इसको सीआरई में ले आया। और स्टॉक क्रेडिट 5,000 से, ये मैं स्टॉक में जाके ये 5,000 क्रेडिट कर। ये हमारे पास टोटल रिजर्व्स हैं 2,50,000। इसके साथ मैंने 30% मल्टीप्लाई किया, 75,000 एंट्री की इन्वेस्टमेंट और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये यहाँ पे आ गई। मेरे पास इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का बैलेंस आ गया टोटल 2,19,000 और ये मैं ले गया बैलेंस शीट। क्या यूआरपी के दोनों सिनेरियोज इसमें क्लियर है आपको? यूआरपी के दोनों सिनेरियो अच्छा हो गया, समझ आ गई? चलो अब हमारी आखिरी चीज है, हम क्या करते हैं, हमने पहला सवाल पूरा 100% सेम किया है, सिर्फ हम इसमें एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं। सारा सवाल वही है, उसको स्टॉक को मैंने किससे चेंज कर दिया है? एसेट से। और यहाँ पे एक चीज है, ए ने बेचा, एसेट है यार ये, 25 का 25% मार्कअप पे, यू रिमेनिंग लाइफ है 5। ए ने बेचा, इन्वेस्टर ने, मैं पूरी कंसोलिडेशन नहीं कर रहा, सिर्फ इस एडजस्टमेंट को कर रहा हूं। इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा, पहली एंट्री बताएं क्या एंट्री हुई होगी? इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा। कोई हाल नहीं वैसे तुम लोगों का, मैंने लगा लिया इसका। मेरा प्रॉफिट इस
और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगी उसकी क्या एंट्री होगी? यही होगी। हल करते हैं इसको। पहले इनकम स्टेटमेंट में इसको कैसे करेंगे? ये सारी करने के बाद ये मेरे पास यूआरपी आ गई 5। अरे यार, एसोसिएट ने बेचा था इन्वेस्टर को, सॉरी, एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा। 5 यूआरपी आ गई, एसोसिएट ने बेचा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट। अब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है, जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। अब मजे की बात यह है, जाके आपको चीज दिखाता हूं। ये कब हुआ? अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हुआ। अगर ये 3 साल पहले होता तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होती? 3। 1 एंड 3। हमने इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर ही लेकर जानी होती तब भी। तो क्या प्रॉफिट शेयर के लिए इन दोनों एंट्रीज में कोई चीज है जो इसी अकाउंट में फेंकनी है ना? ये 2 चीजें हैं, एक में प्रॉफिट शेयर डेबिट हो रहा है, एक में क्रेडिट हो रहा है। नेट करके 20 आएगी, यहाँ पे 20 नहीं आएगी। इनकम स्टेटमेंट अलग करके मैंने सोचा। अब मैंने यही काम अलग करके बैलेंस शीट के लिए सोचूंगा। अरे यार, अलग करके ये मैं बैलेंस शीट के लिए सोचूंगा। सारा काम करने के बाद, गुडविल चेक करने के बाद, रिटेन अर्निंग करने के बाद मैं आऊंगा इस एडजस्टमेंट पे। किधर गई? अब मैंने बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं इनकम स्टेटमेंट है नहीं। प्रॉफिट शेयर डेबिट एसेट क्रेडिट। अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट तो है नहीं, इसको सीआरई में ले जाऊंगा। एसेट डेबिट, प्रॉफिट शेयर क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं, सीआरई में ले जाऊंगा। अब यहाँ पे एक दफा एसेट क्रेडिट हुआ है, ये एक है। अच्छा, ये 5 साल ही, तो ये हमारे पास 5 एसेट डेबिट होगा, 5 एसेट बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएट। क्या ये एसेट वाली चीज भी क्लियर हुई? कोई सवाल? अब ये जो हमने सारा पढ़ा है, जो आज हमने सारा डिस्कस किया है, वो आपको मिलेगा एक पेज पे। ये सारा जो हमने डिस्कस किया, ये सब इस एक पेज के ऊपर मेंशन्ड है। ये है पूरी समरी एसोसिएट की। देखा ना, 2 हेड्स की बात की, फिर इक्विटी अकाउंटिंग की बात की कि पहले वो कॉस्ट पे आएगी, फिर कुछ भी होगा इन्वेस्टमेंट और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का इन्वॉल्व होगा, जैसे प्रॉफिट वगैरह आता है। मर्ज नहीं करना, एनसीए का कॉन्सेप्ट नहीं है। अपनी परसेंटेज याद रखनी हमेशा। गुडविल चेक करनी, अगर नेगेटिव गुडविल हो तो अकाउंट फॉर करना है, ये एंट्री हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे यहाँ पे आ जाएगी, इंपेयरमेंट, डिविडेंड, यूरोपियन स्टॉक, यूरोपियन एसेट, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट पिछले सालों का, डेप्रिसिएशन, ये मेरे पास बैलेंस आ जाएगा बैलेंस शीट के लिए। प्रॉफिट की फॉर द करंट ईयर, ये अदर के लिए ये एंट्री। डिविडेंड इनकम नहीं रिकॉर्ड किया तो इग्नोर, रिकॉर्ड किया तो रिवर्स कर दें जो रिकॉर्ड किया था। इंपेयरमेंट, कोई परसेंटेज यूज नहीं करनी, और सारी जो है एक्सपेंस चार्ज कर देना, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से जैसे हमने ये अकाउंट बनाया, इसी तरीके से ये अकाउंट बन जाएगा। फिर यूआरपी आ जाएगा, पहले स्टॉक का, ठीक है, ये एसेट और एसेट, स्टॉक और एसेट लिखा हुआ है, ये एंट्री और ये एंट्री। देन इसमें इजाफी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ये 100% एसोसिएट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है। तो हमने एसोसिएट का सेशन बड़ी कामयाबी से खत्म कर दिया है। 2-3 लोग भाग गए, थक गए थे जी, ठीक हो गया जी, गुजारा हो गया। अलीना, सर, दानियाल, हिफ्जा, इब्राहिम, वलीद बिन खालिद, जुबारिया, वलीद अहमद, बड़े मुश्किल नाम है भाई। बता दें, इन टोटल बता दें कोई मसला मसाइल। मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है हुए।
जी ठीक है, सर क्लियर। ठीक हो गया जी, फ्रेश होगी। जी सर। चलें, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर खत्म करते हैं। जी सर। अब आपके पास जो मैं प्लान बताने लगा हूं वो सुन लें, ताकि जो रिकॉर्डिंग भी सुने बाद में उसको भी आइडिया हो। आपके पास इस तरह फास्ट रिवीजन में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एसोसिएट, दो सेशन इसके यूट्यूब पे पढ़े हैं, एक सेशन इसका पढ़ा है, एक सेशन इसका आ जाएगा। अब ये सुनना रिवीजन क्लास से पहले इसलिए जरूरी है, देखें टोटल कुछ 4 घंटे की क्लास है चारों मिला के, ताकि हम रिवीजन क्लास में जब बैठें तो सिर्फ इसमें से हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करें और पास पेपर करें बस, कि इस पूरे बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, एसोसिएट में क्या अहम चीजें हैं, एक इससे दरमियान में एक अच्छी एग्जांपल करें और पास पेपर करें। यानी कि अगर ये जो बंदा फॉलो करके आएगा कि यार ये पहले उसने वो लाजमी सुन ले, चाहे फास्ट वहां पे स्पीड तेज करके सुन ले, एक आइडिया बन जाएगा। यहाँ पे आके सिर्फ जो रिवीजन क्लास में अहम चीजें डिस्कस करने के बाद एक एग्जांपल, फिर पास पेपर, तो ये बहुत आइडियल हो जाएगा आपका टॉपिक इंशाल्लाह। तो आई सजेस्ट कि आप रिवीजन क्लास में बैठने से पहले एक दफा लाजमी ये चारों सेशन सुन लीजिएगा। ठीक हो गया? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई मसाइल? नो सर। जी सर, दानियाल जाहिद, कोई मसला सर? नो सर, बस डेट का बता दें कब किसका? रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास की डेट ये ट्यूसडे से रिवीजन स्टार्ट है, 10 से 17, 10 से 17। अरे यार एक मिनट, 10 से 17 अगस्त, टाइम है 12 से 3 PM। 10 से 17 अगस्त 12 से 3 PM, और इसमें तकरीबन 20 एक पास पेपर्स होंगे डिस्कस, जो कि लेटेस्ट 4-5 अटेम्प्ट्स के सवाल। अच्छी एक क्लास होने जा रही है इंशाल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कंसोलिडेशन के 20 नंबर परफेक्ट हो जाएं, ये चारों सेशन सुन के बैठें, ताकि उस दिन सिर्फ अहम बातें हों और पास पेपर से पहले एक एग्जांपल और पास पेपर। जी ठीक है, सही हो गया जी, एसोसिएट का गुजारा हो गया। यस सर, थैंक यू। चलें जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है दरमियान में खाना खाने की, लेकिन खा नहीं सका। ठीक है जी, सवाल नहीं तो क्लोज कर दो फिर, अगर कुछ है तो बता दें। नो सर, अल्लाह हाफिज़। चलें, ओके जी, मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह रिवीजन क्लास में। अल्लाह हाफिज़।